वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, तो दिल्ली सल्तनत में हमने पहला वंश जो था गुलाम वंश, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश के बारे में, जो है खिलजी वंश। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वंश है। इस वंश से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट शासक है जो। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज जो इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं उसमें इतने सारे फैक्ट्स मैंने इंपॉर्टेंट को ऐड किया है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में यदि आप बैठेंगे और इससे यदि खिलजी वंश से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे और वो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप इतनी श्योरिटी के साथ बैठिए। बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, उनको आप पॉइंट डाउन कर देते चलिएगा, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला संस्थापक था इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका टाइम पीरियड है 1290 से 1296। दोस्तों, इसने गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या की थी और वहाँ से खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसका वास्तविक नाम क्या था? मलिक फिरोज। और दोस्तों, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से परिवर्तित करके किलोखरी, यूपी एक जगह थी किलोखरी, आपको याद रखना किलोखरी। ठीक है, तो इसकी राजधानी यहाँ थी किलोखरी में। और दोस्तों, इसने क्या किया था? 1293 में दक्षिण भारत में अपना पहला आक्रमण किया था, जो कि रामचंद्र देव के खिलाफ था। ठीक है, रामचंद्र देव के, जो कि देवगिरी के शासक थे। तो आपको देखो दोस्तों, जो जो चीज़ें पहली पहली बार होती है ना, उन चीज़ों को तो हमेशा बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP के रूप में याद करना है आपको। 1293 में देवगिरी में जैसे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा वही चीज़ें अधिकतर पूछी जाती हैं जो पहली बार घटित होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि कड़ा का इक़्तिदार था। दोस्तों, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसके बारे में ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, जो कड़ा है ये कौशाम्बी यूपी का भी क्षेत्र है। ठीक है, कौशाम्बी यूपी जो। दोस्तों, 1296 मंगोलों का चौथी बार आक्रमण हुआ था और इस अभियान पर जलालुद्दीन ने अपने भतीजे और इसी का ये जो दोस्तों इसका जो भतीजा था यही इसका दबान बना था आगे चलकर। ठीक है, तो इसका दबान भी यही था। तो अलाउद्दीन को भेजा था उसने और उसने मंगोलों को हरा दिया था। लेकिन दोस्तों, जो मंगोल थे उनमें से कुछ मंगोल यहीं रह गए थे, दिल्ली में ही रह गए थे। तो उनके रहन सहन की व्यवस्था के लिए जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसने एक नगर बसाया था, मुगलपुर नगर। ठीक है, मुगलपुर नगर। और यही जो मुस्लिम थे यही नए नवीन मुस्लिम कहलाते हैं। ठीक है, और दोस्तों 1296 में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी थी। कहाँ? कड़ा मानिकपुर में, जो कि वही कड़ा है, कड़ा कौशाम्बी वाले में। ठीक है, और दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया। अब दोस्तों, अब वो नेक्स्ट बारी अपनी अलाउद्दीन खिलजी की। दोस्तों, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वंश का, जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ अलाउद्दीन खिलजी। आपको किसी भी एग्ज़ाम में जो यदि खिलजी वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम टाइम है कि वो अलाउद्दीन से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था वो था 1296 से 1316 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इसको संस्कृत के जोधपुर अभिलेख में इसकी तुलना देवता से की गई है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट। जोधपुर अभिलेख में इसकी तुलना देवता से की गई। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था। दोस्तों, इसके पहले कोई भी स्थायी सेना नहीं रखता था। जब युद्ध होता था तब लोगों को बुलाया जाता था, लेकिन ये इसने क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, कि इसने ऐसा नहीं किया, इसने स्थायी सेना रखी। मतलब वो युद्ध होने का वेट नहीं करता था। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वह नकद वेतन देने की शुरुआत भी इसने की थी। दोस्तों, ये तुरंत हर महीने के महीने नकद वेतन देना स्टार्ट किया था। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जैसे एकतादारी प्रथा थी उसमें लोगों को ज़मीन बांट दी जाती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने कुछ परिवर्तन किए। पहली चीज़ की स्थायी सेना रखी और दूसरा नकद वेतन दिया। दोस्तों, इसके शासनकाल में अमीर खुसरो इसके दरबारी प्रसिद्ध कवि थे। दोस्तों, अमीर खुसरो बलवन के बारे में इस शासनकाल में भी थे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, इसने 7 राजाओं का वंश देखा था। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो जन्म हुआ था वो यूपी में हुआ था और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। इसको तोता हिंद बोला जाता है। ठीक है, और इसने दोस्तों सितार एवं तबला का आविष्कार किया था। खड़ी बोली और कव्वाली गायकी भी इसने की थी।
और दोस्तों इन्होंने, अमीर खुसरो ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा है, पैराडाइज ऑफ अर्थ। आपको याद रखना दोस्तों कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग किसने कहा है, तो अमीर खुसरो ने कहा है। दोस्तों एक जगह है खजियार जो कि हिमाचल प्रदेश में, दोस्तों उसको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है, खजियार जो कि हिमाचल प्रदेश का। और दोस्तों यदि महात्मा गांधी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी गांव है जो कि यूके का है, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। तो आपको याद रखना कौसानी गांव और खजियार जो कि है हिमाचल प्रदेश का, यह है मिनी मिनी स्विट्जरलैंड और यह है गांधी जी के अकॉर्डिंग कौसानी गांव, ठीक है। अमीर खुसरो ने खास खमसा-ए खुसरो नामक बुक लिखी है, ठीक है। इनकी जो बुक्स हैं इसके बारे में आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसकी जो पहली बुक थी वो थी लैला मजनू, दूसरी थी दोस्तों खजायन उल फतह और तीसरी थी तुगलकनामा जो कि गैसुद्दीन के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। और इसकी जो चौथी बुक है वो है खमसा-ए खुसरो नामक बुक लिखी। इन्होंने बलबन के शासनकाल से ही अपने कवि जीवन की शुरुआत की थी। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि अमीर खुसरो उन्हीं का टाइम पे भी थे। यह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक थे, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने कुल 7 राजाओं का वंश देखा था, तो आपको याद रखना है। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान जहान की उपाधि दी। दोस्तों जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान जहान की उपाधि दी थी, ठीक है। और यह निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दोस्तों ये अमीर खुसरो से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको सभी याद रखने हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात चली अलाउद्दीन खिलजी की, तो दोस्तों इन्होंने जो मुख्य काम किया वो देख लेते हैं। दोस्तों 1298 में इन्होंने अलाउद्दीन ने गुजरात अभियान चलाया जिसमें गुजरात विजय प्राप्त की थी। और दोस्तों उसी के दौरान इन्होंने गुजरात से मलिक काफूर जो कि एक किन्नर था को ख़रीद लाया था। दोस्तों इसको इन्होंने 1000 दिनार में ख़रीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारा भी बोलते हैं, ठीक है, 1000 दिनारी। और दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने अपनी राजधानी किलो खरी जो कि इनके पहले शासक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इनके जगह इन्होंने अपनी क्या किया था कि दिल्ली को सीरी लाया था, मतलब सीरी, दिल्ली में एक जगह सीरी, वहाँ इनकी राजधानी थी। और सीरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने जो मलिक काफूर को खरीद के लाए थे उसको सेनापति था, सेनापति बनाया, ठीक है। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ मिशन पर गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अभी मूवी बेस्ड भी बनी थी जो कि पद्मावत, शायद आप लोगों ने देखी हो। दोस्तों पद्मावत उपन्यास में इसका वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों पद्मावत मूवी जो बुक है, राइटर है उपन्यास, उसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने, इसको लिखा था 1540 से 1545 के बीच में। और दोस्तों जब ये बुक लिखी गई थी तब शासनकाल था शेरशाह सूरी का, ठीक है। तो दोनों यह बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों इसमें यदि देखा जाए तो जो चित्तौड़ मिशन था वहाँ के राजा कौन थे, राजा रतन सिंह, और उनकी पत्नी थी रानी पद्मावती। तो दोस्तों ये जो मूवी बनी थी वो पद्मावत जो बनी थी वो इसी के चित्तौड़ मिशन के ऊपर बनी थी जब अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर आक्रमण किया था। दोस्तों इसमें जो एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि रानी पद्मावती कहाँ की रानी राजकुमारी थी, तो दोस्तों वो श्रीलंका के सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, ठीक है। तो आपको याद रखना सिंगल द्वीप। दोस्तों वहाँ के राजा थे कौन थे, राजा गंधार सेन थे, और उनकी जो पत्नी थी उनकी थी रानी चंपावती, उनकी पुत्री थी कौन, रानी पद्मावती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साउथ इंडिया मिशन शुरू किया, मतलब दक्षिण भारत में जो उसने आक्रमण करना शुरू कर दिया था 1306 में। इस अभियान पर उसने मलिक काफूर को भेजा था। दोस्तों जो दक्षिण भारत के जितने भी उसके अधिकतर युद्ध आक्रमण किए थे उनमें उनका नेतृत्व जिसने किया था वो मलिक काफूर ने ही किया था, ठीक है। तो 1308 में मलिक काफूर ने तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव को आक्रमण किया था जो कि काकतीय वंश के थे, ठीक है, काकतीय वंश। दोस्तों आपको याद रखना है काकतीय वंश। मलिक काफूर ने प्रताप देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कोहिनूर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा, IMPA, ठीक है। यह हीरा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। यह हीरा गोलकुंडा हैदराबाद से निकाला गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों उसने दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी मतलब अलेक्जेंडर द्वितीय की उपाधि धारण की। दोस्तों सिकंदर सानी का मतलब है सिकंदर के जैसा, ठीक है, सिकंदर सानी का मतलब है, क्योंकि दोस्तों ये जो अलाउद्दीन खिलजी था
यह विश्व विजेता बनना चाहता था, मतलब वो चाहता था कि मैं विश्व विजेता बनूँ, इसलिए उसने उपाधि धारण की थी सिकंदर सानी, ठीक है, सिकंदर के जैसा। इसके बाद इसने जनता पर जजिया और ज़कात लगाया। दोस्तों जो जजिया था वो नॉन मुस्लिम मतलब हिंदुओं से लिया जाता था, और जो ज़कात है वो मुस्लिमों से लिया जाता था, दोनों को लिया जाता। दोस्तों इसके अलावा भी इसने निम्न कर लगाया। पहला था हाउस टैक्स जिसको बोलते हैं धराई, ठीक है। दूसरा है एग्रीकल्चर जिसको कृषि कर। थर्ड है इरीगेशन मतलब सिंचाई कर। और फोर्थ है एनिमल्स फीडिंग टैक्स जो कि चराई कर है, ठीक है। आपको चारों याद रखने हैं, वैसे इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जजिया और ज़कात है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों इसने एक कर विभाग बनाया जिसे कहा जाता था दीवाने मुसाहत खराज, ठीक है। तो ये कर विभाग के बारे में आपको याद रखना है। ये इसने मुसाहत मुसाहत सिस्टम की शुरुआत की जो कि भूमि नापने की प्रथा को मसाहत सिस्टम कहते थे। दोस्तों इसने जो भूमि नापने की एक प्रथा बनाई थी जिसको मसाहत सिस्टम कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। बाजारों में वस्तु का मूल्य निर्धारित करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। इसने हुलिया दाग सिस्टम की शुरुआत की। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो बाज़ार में यदि किसी चीज़ का प्राइस इसने फिक्स कर दिया है तो कोई भी जो व्यापारी था वो उस प्राइस से ज़्यादा में उसको नहीं बेच सकता था, ठीक है। कम में बेच सकता था लेकिन अधिक में नहीं बेच सकता था। और दोस्तों जो हुलिया दाग सिस्टम था तो ये इसने पहली बार इसलिए शुरुआत की थी क्योंकि इसके पहले कोई भी अपने सैनिकों का जो हुलिया, जैसे आजकल अपने कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो उसमें अपनी पूरी बॉडी फिटनेस का जो भी अपना वेरिफिकेशन करवाते हैं कि हमारी ये चिन्ह है, ये है, हमारी हाइट कितनी है, ये सब चीज़ें अपन जो देते हैं वही चीज़ें कहलाती है दोस्तों हुलिया दाग सिस्टम, ठीक है। मतलब अपने पहचान एक तरीके से कि कौन कौन उसके से सैनिक में शामिल है, ठीक है, सेना में। और दोस्तों इसकी जो हुलिया दाग प्रथा थी इसको शेरशाह सूरी ने भी अपनाया था, ठीक है। इसने दोस्तों दिल्ली में निम्न स्मारक बनवाए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं, जैसे अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हौसे खास, ठीक है। ये चारों ही आपको याद रखना है। दोस्तों ये जिसमें से इंपॉर्टेंट है सीरी का किला, ये तो पूछा ही जाता है, और अलाई दरवाज़ा। अधिकतर ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखी गई ये वाली, ठीक है। दोस्तों 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई लेकिन इसका मकबरा दिल्ली में बना है। दोस्तों इसके बारे में कुछ बता दूं आपको, जिसकी जो टैक्सेशन प्रथा थी, ये जो हमेशा दक्षिण भारत में जब ये युद्ध करता था तो वहाँ पे जब जीत जाता था 1/2 टैक्स लगाता था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी टैक्सेशन का पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है मुबारक शाह खिलजी। दोस्तों आपको जितने भी शासनकाल हैं उनके टैक्स के बारे में आपको बता देता हूँ क्योंकि टैक्सेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं महाजनपद से। दोस्तों महाजनपद में जो टैक्सेशन लिया जाता था वह 1/6 लेते थे। कितना? महाजनपद काल में 1/6। उसके बाद आता है मौर्य। दोस्तों मौर्य भी 1/6 ही लेते थे। उसके बाद आता है दोस्तों गुप्त। तो दोस्तों गुप्त भी 1/6 ही लेते थे। और इसके बाद जब खिलजी आया तो दोस्तों ये खिलजी 1/2 लेते थे। और दोस्तों तुगलक वंश दोस्तों 1/10 लेते थे, 10वां भाग, ठीक है। और सैयद वंश, दोस्तों सैयद वंश भी 1/6 भाग लेता था। और नेक्स्ट है इसके बाद लोधी वंश। तो दोस्तों लोधी वंश भी 1/6 ही लेता था। इसके बाद दोस्तों जब लोधी के बाद आते हैं मुगल, तो दोस्तों मुगल लेते थे 1/3, ठीक है। और मुगल के बाद आता है सूर्य वंश। तो दोस्तों सूर्य वंश भी 1/3 ही लेते थे। और जो लास्ट आता दोस्तों मराठा, तो दोस्तों मराठा 1/4 या 1/10 लेते थे। आपको दोनों याद रखना अलग अलग टाइम पे। तो दोस्तों ये सभी टैक्सेशन जो अलग अलग साम्राज्य में लिए जाते थे, जो अलग अलग वंश के थे, तो आप सभी याद रख लीजिएगा, ठीक है। हो सके तो पॉइंट आउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट शासक आता है वो आता है मुबारक शाह खिलजी। इसका टाइम पीरियड था 1316 से 1320 ईस्वी। दोस्तों इसके बारे में कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं है। महिलाओं के कपड़े या बिना कपड़े ही दरबार में आ जाता था। दोस्तों ये बहुत फ़नी चीज़ थी जो पता नहीं क्यों करता था। महिलाओं के कपड़े या बिना कपड़े ही दरबार में आ जाता था, ठीक है। यह खुद को खलीफा घोषित करने वाला एकमात्र शासक था। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि यह खुद को खलीफा घोषित करने वाला एकमात्र शासक था। दोस्तों 1320 में गाजी मलिक ने इसे सिंहासन से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की थी। दोस्तों ये लास्ट नहीं था, इसके बाद एक और आया था वजीर खुसरो खां। आपको याद रखना है दोस्तों, जो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वह था वजीर खुसरो खां, ठीक है, जो कि 1320 में ही आया था और यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों इसके जो वजीर खुसरो खां है, इसके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया।
ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, और इसने अपने एक गवर्नर नियुक्त किया था जो था कौन, गाजी मलिक। इसको पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था। तो दोस्तों इसी ने ही वज़ीर खुसरो खां की हत्या कर देता है और तुगलक वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा तुगलक वंश। आई होप आपने ये जो वीडियो है एंजॉय किया हो। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को एक दो बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप यदि सिर्फ इतना भी देख के चले जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम की चीज़ें हैं। ठीक है, आप यदि खिलजी वंश से कुछ भी आएगा तो इसी के अंतर्गत आएगा। तो बस आप इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, इससे आपको रिवाइज होगा जाएगा तो आपको चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।